वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर डीलिंग अवर कोर्स ऑन दी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर हमने लगभग ख़त्म कर लिया है। लगभग से मतलब है मेरा कि आज का जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली लिविंग सिस्टम्स का जो यूसेज है इस फील्ड में, मैं उसको आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कैसे वो सब कुछ होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा वहाँ पर, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है लिविंग बीइंग्स। इनफैक्ट लिविंग बीइंग से भी एक अच्छा वर्ड है जो हमें यहाँ पर शायद यूज़ करना चाहिए, वो है लिविंग सिस्टम्स का यूज़। ठीक है, और इस यूज़ को डिफाइन करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, और जितना भी आज हम इस लेक्चर में डिलीवर करने वाले हैं वो सारा कुछ उसी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखी थी बायोटेक्नोलॉजी की, और वहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि कमर्शलाइजेशन हुआ है अब, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड की तरह इमर्ज हुआ है, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी ओल्ड फील्ड, राइट। और उस कमर्शलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए हैं वो हुए हैं लिविंग सिस्टम्स, क्योंकि जब आप किसी हेल्थ इंडस्ट्री में बेनिफिट कराने के लिए किसी भी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हो, किसी भी ड्रग को सिंथेसाइज करते हो, तो ज़रूरी है कि आप उसको कहीं ना कहीं, अगर वो केमिकली सिंथेसाइज हो रहा है देन इट इज़ वेरी गुड, बट अदरवाइज यू हैव टू मेक यूज ऑफ द लिविंग सिस्टम सो दैट द पर्टिकुलर ड्रग दैट you are targeting or you are synthesizing can give you the result on the living system. That is why we need the living systems to exploit that particular chemical which we are going to produce, और वही हम देखने वाले हैं। तो अभी तक शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो आ जाएगा। उससे पहले do subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. Okay? तो देखो इन लिविंग सिस्टम्स ने, इसी में मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, हाउ दीज लिविंग सिस्टम्स हैव बेनिफिटेड। ये है पूरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मार्क के पीछे का जो राज था वो ये था। ठीक, अब देखो बहुत सारे ऐसे लिविंग सिस्टम्स हैं जो एक्सप्लॉइट किए गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिविंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस तो आप अपने पुराने क्लासेस में, मतलब जूनियर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ के आ चुके हो। तो प्रोकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें जो एक्सप्लॉइट किया गया है वो है आर्कीबैक्टीरिया। अच्छा, अगर मैं इससे ही एक एग्जाम्पल लेकर बात करूं, वैसे अभी अभी मेरे दिमाग में आया है एग्जाम्पल, इससे पहले कभी नहीं आया था, अभी अभी आया है। जैसे ही मैंने ये आर्कीबैक्टीरिया यहाँ लिखा तो वो एग्जाम्पल ये है कि इस आर्कीबैक्टीरिया से आप आगे जाकर इस बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। उस मशीन का नाम मैं सिर्फ अभी बता देती हूँ, कैसे पढ़ोगे आप वो अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे चैनल पर तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, एक मशीन होती है, बहुत छोटी सी मशीन होती है पीसीआर की। ठीक, फुल फॉर्म अभी पता करना के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये मशीन का काम होता है डीएनए को मल्टीप्लाई करना। सोचो एक मशीन के अंदर ही हम अब डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम का यूज़ होता है, और वो एंजाइम हमें मिलती है इस आर्कीबैक्टीरिया से। दैट मीन्स इस बैक्टीरिया का ऐसा यूज़ है कि आप उसको यूज़ करके डीएनए की मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया हमने। दूसरा सीधे सीधे हम यूज़ करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। तीन ही तरीके के तो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और तीसरा अभी आएगा फंगाई। ठीक, वैसे तो वो यूकैरियोट्स में ही इंक्लूडेड है, बट हाँ उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमको मिली थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो हमें दी थी वो भी वहीं से थी। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना। फंगाई तो हमने अलग से ले लिया, माइसीलियल के अंदर कंसिडर कर लिया उसको। इंसेक्ट के सेल्स, हाँ ये कैसे भूल सकते हैं हम, इंसेक्ट सेल्स हो गए। बाकी हमारे जितनी भी ह्यूमन सेल लाइन्स हो गई, वो सारा कुछ इसी
यूकैरियोट्स के अंदर आएगा और इस पर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग दूंगी। ठीक, ये ह्यूमन सेल लाइन्स, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसकी टेस्टिंग है, जिसकी सिंथेसिस इनको यूज़ करके कराई जा रही हैं। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बोला माइसीलिया वाला, उसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हो गया एक्टिनोमाइसीट्स का। तो ये हैं कुछ हमारे लिविंग सिस्टम्स जिनको यूज़ करके, या जिनको यूज़ नहीं बोलना चाहिए, जिनको एक्सप्लॉइट करके, क्योंकि हम एक्चुअली में लिविंग सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हमें मिलते हैं अपने वो सारे प्रोडक्ट्स या फिर वो सारे सब्सटेंसेस जो लास्ट के लेक्चर में हमने देखे थे। अब देखो, अब हम लेते हैं इन सब के एग्जाम्पल। ये तो हो गया एक ब्रीफ में जो हमने डिस्कस किया। अब देखो ज़रा एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले रिसर्चर्स का फेवरेट ऑर्गेनिज्म। फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में हर एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च के ड्यूरेशन में इस ऑर्गेनिज्म को तो यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सारे के सारे जितने भी लैब्स में काम कर रहे हैं सबका फेवरेट होता है। ठीक, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी हैं कि सबका फेवरेट अपने आप बन जाता है। इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैरी करना बहुत इजी होता है। कैसे होता है वो जब हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। अभी देखो कि इस ई कोलाई को यूज़ करके कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखो ज़रा, शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये ई कोलाई के अंदर बनेगा इंसुलिन। इनफैक्ट जो ह्यूमुलिन, मैंने आपको पिछले शायद किसी लेक्चर में नाम दिया था कि जो ह्यूमन के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, आजकल डायबिटिक पेशेंट जिसका इंजेक्शन लेते हैं उसको हम ह्यूमुलिन भी बोलते हैं। एक्चुअली में वो हमको ई कोलाई के अंदर से मिलता है। अब सोचो, उस छोटे से ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस भी नहीं होता, हम वहाँ से इंसुलिन को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखनी है और यहाँ पर सिर्फ अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, इसीलिए मैंने आपको कंपेल कर दिया कि आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये भी हमें इंसुलिन से ही मिलेगा। इसी का दूसरा सोमैटोस्टैनिन, ये भी हमें ई कोलाई से ही मिलता है। तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने बस कुछ जो आपकी फिंगर में काउंट हो जाए ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बाकी आपकी फिस्ट में भी नहीं आएंगे। इतने एग्जाम्पल्स हैं जो हर एक लिविंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट, और दूसरा फेवरेट ऑर्गेनिज्म, वैसे तो इसको भी कुछ इसी तरीके से अंडरलाइन करना चाहिए था क्योंकि वही होता है साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का सही तरीका। सैकेरोमाइसीस सेरेविसिया, अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज अगेन एक्सप्लॉइटेड टू यील्ड यू, और दैट इज अगेन एक्सप्लॉइटेड टू गिव यू वेरी मेनी प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है वो हमें सैकेरोमाइसीस सेरेविसिया को ही यूज़ करके मिलती है। ठीक, इसके अलावा कुछ अब एग्जाम्पल्स जो आने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होंगे। कैसे, देखो, अब आएंगे आपके पास मेमेलियन सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कैसे सेल लाइंस को यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते आए हैं। और उन सेल लाइंस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है वो है माइलोमा सेल, या फिर आप इसको हाइब्रिडोमा भी बोलते हो। और ये किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं वो जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अभी के लिए आपको ये पता होगा कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं क्योंकि आप उसको अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ के आ चुके हो। तो कुछ स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या सिंथेसाइज करने के लिए भी एक्चुअली यूज़ दी कैंसर सेल लाइन। ये जो माइलोमा है या फिर हमने इसको जो हाइब्रिडोमा बोला है वो एक्चुअली इन्फ्यूजन है
बी सेल्स का। बी सेल्स कौन से सेल्स हुए? जो हमारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। आपको ये बात भी पता है क्योंकि आप ब्लड सेल्स पढ़ के आ चुके हो, है ना। उसमें जो हमारे बी सेल्स होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, आपने लिम्फोसाइट्स में 2 तरीके के पढ़े होंगे, टी और बी लिम्फोसाइट्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका मेन काम होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। देखो मैं आपको साथ साथ में आपके पुराने क्लासेस का रिवीजन भी कराती आ रही हूँ, सो दैट कि जब हम आगे वाले यूनिट्स पर बढ़ें तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और ये मैं हमेशा ही कराती रहूँगी, ठीक। बी सेल्स का इन्फ्यूजन किया जाता है कैंसर सेल्स के साथ, और उन सेल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा। इनसे 2 एडवांटेज हो गए उन सेल्स के पास। एक तो वो एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, दूसरे क्योंकि वो कैंसर सेल्स हैं तो वो इमॉर्टल होंगे, दैट मीन्स हमको एंटीबॉडीज उससे मिलती रहेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस एंटीबॉडीज़ को जनरेट कराने का उन सेल लाइन से। दूसरा एक और जो सेल लाइन यूज़ की जाती है और बहुत कॉमन है वो है चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी। ये भी कैंसर सेल लाइन ही है। यूजुअली कैंसर सेल लाइन्स पर ही रिसर्चेस होती हैं क्योंकि वो इमॉर्टल होती हैं, आप बार बार उनके कल्चर्स लगा सकते हो। नॉर्मली जो सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद। कैंसर सेल्स के पास ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसी को हमने एक्सप्लॉइट करके अपने जो डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया है। तो ये जो CHO चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी की जो सेल लाइन है उससे हमें मिलते हैं वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के जो सब्सटेंस हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये भी अगर आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, ऐसे ही वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है इंटरफेरॉन्स। तो ये इंटरफेरॉन्स हमें इस CHO सेल लाइन से मिलता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो होता है प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये भी हमें यहीं से मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। अब एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल, फेमस तो नहीं है हाँ, लेकिन जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही थी वो है again a cell line, but this cell line is of the kidney cancer। रीनल लगा हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। रीनल का मतलब होता है बायोलॉजी में किडनी। अब बायोलॉजी में बायोटेक थोड़ी बहुत तो आएगी, स्पेशली वो टर्म्स तो सेम रहेंगी दोनों के केस में, क्योंकि सिर्फ टेक वाला वर्ड डिफरेंट है, बाकी दोनों चीज़ें सेम हैं। तो कैंसर सेल लाइन को ही अगेन हमने यूज़ किया है। यहाँ पर कौन सा ऑर्गन आया है? किडनी। यहाँ पर ओवरी आया था, यहाँ पर हमने नॉर्मल ही कैंसर सेल्स को फ्यूज़ किया था अपने बी सेल्स के साथ। तो बी सेल्स स्पेसिफिक थे। रीनल कार्सिनोमा सेल लाइन के ऊपर भी मतलब ऐसे ही और भी सेल लाइन्स हैं, बट इसमें मैंने खुद काम किया है इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता सकती हूँ। इन ऐसे ही कैंसर सेल लाइन्स के ऊपर क्या होता है, यूजुअली ड्रग की टेस्टिंग्स होती है। कोई भी आपके पास जो केमिकल है, जैसे पहले जो सबसे पहले टेस्टिंग हुई थी इंडिया में, या फिर उसको लेकर जो सबसे पहला कंपाउंड आया था टेस्टिंग करने के लिए, वो आया था हमारे टर्मरिक में जो प्रेजेंट होता है हल्दी में, है ना, उसकी भी एंटी कैंसरस वाली प्रॉपर्टीज़ को बताया गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी ऐसी ही सेल लाइन्स के ऊपर हुआ हो, क्योंकि आप डायरेक्टली पेशेंट्स के ऊपर नहीं ट्राई कर सकते। लैब्स में इन सेल लाइन्स को ही यूज़ करके सारे ड्रग्स की टेस्टिंग होती है। एंड आई माई सेल्फ हैज़ डन दैट of a particular chemical. If at all you want that, you can search it on Google by my name. You will get the desired research paper where I have done that. तो उस तरीके से मैंने आपको सिर्फ ये इसीलिए बताया क्योंकि उस तरीके से प्रोसेस होता है। और कल के लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की थी कि जितना आसान हमको लगता है एक वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना, वो उतना आसान होता नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टारगेटिंग द लाइफ ऑफ डिसीज्ड पेशेंट। वो पहले से ही डिसीज़ है, उसके ऊपर आप वापस से कोई और ट्रायल नहीं कर सकते। तो यू हैव टू टेक दैट रिस्क। तो ये हो गए कुछ ऐसे लिविंग सिस्टम्स जिसको यूज़ करके हमें बायोटेक के कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
ठीक, अब ये तो हो गया लिविंग सिस्टम्स की बात। अब अगर आप इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकालना चाहो तो वो क्वेश्चन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और डिबेटेबल क्वेश्चन भी है वो ये है कि हाउ एक्चुअली इज दिस बायोटेक परसीव्ड, है ना। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस बायोटेक को हमारे ग्लोबली या फिर लोकली कैसे परसीव किया जाता है। लोग उसके बारे में सिर्फ नाम जानते हैं कि उनको पता भी है कि ये बायोटेक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आज की डेट में भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, क्योंकि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस पर जाती है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेग्लेक्ट हो जाती है। और शायद आपने भी अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें आपने भी कभी उस बात का ध्यान नहीं दिया होगा, वो होता है हमारा एनवायरनमेंट। यही सबसे पहले निगलेक्ट किया जाता है ना। हेल्थ हमने ले ली, एग्रीकल्चर ले लिया, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ले ली, टेक्सटाइल हमने डिस्कस की, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री डिस्कस की। क्या नहीं डिस्कस किया, वो था ये एनवायरनमेंट। तो इसी एनवायरनमेंट को लेके बायोटेक की तरफ से बहुत सारे होप्स भी मिले हैं कि शायद ये ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड निकले जहाँ से इस एनवायरनमेंट को भी बैलेंस किया जा सके। और जो मेन फोकस है वो हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क्लास 10th में इको में सबसे पहले इस डेफिनेशन को पढ़ के आए हो, है ना। तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए मेंटेन करना। और जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं इस बायोटेक के वो तब से लेकर अभी तक डिबेटेबल हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द जीएम क्रॉप्स। अभी भी कई साइंटिस्ट इसको अच्छा नहीं मानते कि आप किसी भी नेचुरली ग्रोन फूड आइटम पर या उसके जीन्स के साथ मैनिपुलेशन करो सो दैट यू गेट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, वो उसको नहीं मानते एथिकली। ठीक, इसके अलावा यूज़ ऑफ एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, ये दो ऐसे हॉट डिबेटेबल टॉपिक्स हैं जो 1980 से लेकर आज की डेट तक भी डिबेट में ही हैं और शायद इनका कंक्लूजन भी ना निकल पाए, बिकॉज यू हैव बोथ द प्रॉस एंड कॉन्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। सो दिस बायोटेक हैज़ अ लॉट मोर टू गो, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि बाहर इसको अच्छे से परसीव किया जाता है, यहाँ इतना अच्छे से नहीं है, अभी भी ग्रोइंग स्टेज में ही चल रहा है। और हाँ, इसको जो पेस है वो अपनी पकड़नी पड़ेगी, और वो कौन पकड़वाएगा, ऑब्वियसली आप ही लोग पकड़वाएंगे, बिकॉज यू आर द फ्यूचर जनरेशंस, राइट। सो विद दिस आवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब आगे वाले चैप्टर्स और भी इंटरेस्टिंग आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक लिविंग सिस्टम को गवर्न करते हैं। बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे अपने आप में नॉन लिविंग हैं, लेकिन हम जो लिविंग है उसको चलाने का काम, उससे चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर है। तो दैट ऑल we will discuss in our next lecture. Till then, stay safe, and if you have any doubt, do ask in the comment section or through the Gmail ID, and yes, do not forget to subscribe the channel. Thank you for this video. Bye bye.